ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को एक सफेद पर्दे पर उत्तल लेंस की सहायता से फोकस किया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को निम्न प्रकार से नोट किया है। मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर तथा पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एक छात्र ने एक मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को एक सफेद पर्दे पर उत्तल लेंस की सहायता से फोकस किया है। ठीक है, उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को निम्न प्रकार से नोट किया। मोमबत्ती की स्थिति है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उत्तल लेंस की स्थिति है 50 सेंटीमीटर तथा पर्दे की स्थिति है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर कोई उत्तल लेंस है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब अगर बना रहा है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगर वस्तु इधर रखी हुई है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो इधर बनाएगा, वो भी उल्टा बनाएगा। तो इसका मतलब पर्दा यही कहीं पर होगा, जहां पर ये काट रहा होगा, बना रहा होगा, है ना। अब कह रहा है ये जो मोमबत्ती है हमारी, ठीक है, मोमबत्ती ऑलरेडी बेटा कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 50 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इसको ये मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। और पर्दा जो है बेटा 88 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितना, 88 सेंटीमीटर दूरी पर। ध्यान देना, इसमें ये नहीं कह रहा कहां से दूरी दी गई है, तो हम ये मानेंगे कि वो जो वस्तु इन तीनों चीजों की स्थितियों को देख रहा है, वो खुद से दूरी की अपेक्षा देख रहा है। ठीक है, यानी भाई अगर आपको इसे देखना है तो इसे इस तरीके करके देखना पड़ेगा, है ना। और जाहिर सी बात, एकदम घुस के देखोगे नहीं, दिखेगा नहीं तब। ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर दूरी पर जाके देखना पड़ेगा। ध्यान देना इसमें, तो हमारे पास वस्तु को मान लेते हैं भाई ये 50 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, अब इसका बीचों बीच बिंदु अगर बेटा हम मानते हैं ना, तो इसको मान लें 0। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 50, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12। तो ये बीच वाली दूरी कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 12, है ना। क्लियर है भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 88, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 50। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 88 माइनस 50, यही होने चाहिए, है ना। दोनों को अगर घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एग्जैक्ट कितनी आएगी बेटा, 50 में से 12 जाएगा तो 38, है ना। ये दूरी कितनी आ गई, 38 सेंटीमीटर। और ये दूरी कितनी आ गई बेटा आपको, 38 सेंटीमीटर, ये भी आ गई। क्लियर है ना भाई। 88 में 88 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, वस्तु दर्पण सॉरी लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है, 38 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब भी 38 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। तो U और V किन स्थितियों में बराबर होते हैं, U और V किन स्थितियों में बराबर होते हैं बेटा, जब वस्तु कहां पर रखी होती है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। ये क्या लिख दिया मैंने, बस्ता, वक्रता केंद्र पर स्थित है। ठीक, अब आइडिया हो रहा होगा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता केंद्र और लेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक क्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, F बराबर कितना आ जाएगा, 38/2, यानी कट पिट के कितना आ गया, 19 सेंटीमीटर। यही आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी ये सवाल हुआ नहीं है, अभी तो खाली हम लोगों ने समझा है कि यार आए आंसर कितना आएगा, है ना। अभी हम लोगों ने चीज सीखी है। अब बात आती है आंसर हम लोग निकालेंगे कैसे। ये तो आंसर हमको पता चल गया कि ये होना चाहिए इसका, है ना, क्योंकि हमने 6 की 6 स्थितियां हमको याद है। वस्तु और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी समान दूरी पर स्थित है ना। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही लेंस से समान दूरी पर स्थित है। ठीक, तो यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है, तो वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है।
वक्रता केंद्र और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या आधी? फोकस दूरी। अब कितनी आ गई वक्रता त्रिज्या? 38। 38 की आधी 19। 19 दूना 38 होता है ना भाई, पहाड़ याद है? 19 का नहीं है कोई नहीं। चलो देखते हैं इसको आखिर करना कैसे। ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया पहले ही। अब देखो हल कैसे करेंगे। माना किसके पास से कह रहा है? माना छात्र से। ठीक है, ध्यान देना। माना छात्र से मोमबत्ती की दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये लिखना है लैंग्वेज। जहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वहां ये भाषाएं लिखनी है। ठीक है, फिर छात्र से उत्तल लेंस की दूरी, उत्तल लेंस की दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। फाइनली छात्र से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सारी दूरी हम लोग उत्तल लेंस निकालेंगे। ठीक, उत्तल लेंस से मोमबत्ती की दूरी, मोमबत्ती की दूरी बराबर 50 माइनस 12 बराबर 38 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 88 माइनस 50 सेंटीमीटर यानी कि 38 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ। है ना? हाँ। अब ध्यान से देखो, उत्तल लेंस से मोमबत्ती की दूरी जो है ना बेटा, वो है हमारा u। क्या है? u। उत्तल लेंस से मोमबत्ती की जो दूरी है वो क्या है हमारा? u। ठीक है, यहाँ पर देखो u दे दिया गया है कितना? 50 माइनस 12 बराबर 38 सेंटीमीटर। ठीक, वो भी माइनस का रखेंगे। ठीक, क्योंकि u हमारा कैसा रहता है? सदैव माइनस का होता है ना? दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी v 88 माइनस 50 यानी कि 38 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है नहीं? तो बेटा अब फोकस दूरी बराबर क्या आ जाएगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या आ जाएगा बेटा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। समझ में आ रहा है नहीं? कहाँ से नहीं आ रहा है? कहाँ से? नीचे था लाइन, ये उसके नीचे, ये उधर नीचे, ये इसमें है ही क्या यार? ये तो सवाल में दिया है। नहीं, ऊपर वाले ये। अभी जब इसमें आंसर निकाला था बराबर 19 तक समझ में आया था। तो बस वही चीज तो शब्दों में लिख रहे हैं भाई। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 88 माइनस 50, तो 88 माइनस 50 आया कैसे? यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, इससे ये मोमबत्ती की दूरी है 12 सेंटीमीटर, इससे लेंस की दूरी 50 सेंटीमीटर और इसी से इस प्रतिबिंब की दूरी है 88 सेंटीमीटर। तो लेंस से हमको प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें ये दूरी तो इतनी पता है ना, ये टोटल दूरी 88 और इतनी दूरी है 50। तो ये इतनी बची हुई दूरी कितनी होगी? 88 में से 50 घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो वही तो लिखा है, लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या आ गई? 88 माइनस 50 बराबर 38। बस अभी समझ में आया नहीं? आगे देखो, 1/f इक्वल्स टू v कितना है? 1/v। v हमारा आया बेटा 38 है ना, प्लस का, माइनस u आया बेटा माइनस का 38। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है? आंसर आ गया तुम्हारा?
चलो 1/f इज टू क्या हो गया बेटा 38। देखो इधर 1/38, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1/38। 38 से लासा ले लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि जब लासा लेंगे कुछ जोड़ना घटाना तो है नहीं, ये गुणा तो करना नहीं 38 बनाने के लिए, ये दोनों जुड़ जाएगा 1/f इज टू क्या आ जाएगा 2/38। 2 से काटा कितना आ गया 1/19, ठीक है। f बराबर कितना आ गया बेटा 19 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। डाउट कहाँ पर हो रहा था इसमें, यही चीज समझने में है। चलो कोई नहीं। अगला क्या है क्वेश्चन, बाकी भी नहीं आ रहे थे क्या, खाली यही एक नहीं आ रहा था, बाकी तो लगा ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, नीचे से लगा लिए थे सारे चारों वो कर गए। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पर फोकस पर स्थित है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है एक अवतल लेंस है, ठीक है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु कहां पर रखी हुई है, तो वस्तु फोकस पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, बताओ क्या होगी। अब इसमें F, U, V इन तीनों के मान चिन्ह समेत आपको रखने हैं। क्या हुआ, कहाँ नहीं आ रहा है, उसमें क्या सोच रहे हो, छाप यार, एक तो तुम छाप जाए, हाँ इसको तो कर लो ना बेटे, कर लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के काम करके दिखाना है, बस इतना, इसके आगे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे इसमें, ठीक है। चलो सिर्फ इतना बताना इसमें कहाँ पर क्या कर और कितना मान रखेंगे। कितना है आंसर, 0 तक रख दिए हैं, देख लीजिए। हाँ अरे यार तुमको F का मान नहीं दिया गया है, तुम डायरेक्ट U की जगह पर फॉर्मूला में F ही चिपका दी। आया आंसर 15 आया, किस चीज का प्लस है माइनस, प्लस का आएगा ही नहीं। पहले ये बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक, माइनस ये माइनस की होती, ठीक है। U आपका ये भी निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या बनता है 1/f
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मैंने कहा था पहले अगर v को निकालना है तो पहले v को अकेला करो, बाकी सबको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। यही था ना। अब f कितना है माइनस का 30, तो v कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 30 सेंटीमीटर। लगा दो 1 अपॉन माइनस का 30 प्लस 1 अपॉन माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये साइन उठ के इसको माइनस करेगा, ये साइन इसको माइनस 1 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। ठीक है बेटा, कितना आ गया -2/30 बराबर 1/v। कैंसिल हो गया, नीचे है 15। v इक्वल्स टू कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि -1 अपॉन 15 बराबर v बराबर -15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? विदाउट कंफ्यूजन चलो हो जाएंगे ना सारे क्वेश्चन इसमें, और कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जो ना हो उनको बताना। ठीक है, एक चीज और, आप लोग कोशिश करो कि क्या ये फिगर बनाने की, है ना, फिगर बनाओ साथ में, कोशिश ये रखो। चलो आगे देखते हैं, है ना। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक और डिस्कस करने के लिए बोले थे शायद, कौन कौन से? कौन कौन से मैंने बोले थे? मैंने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बोला था। ठीक है, देखो हम लोगों ने कांच द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रखा है। ठीक है, तो कांच द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि ये कांच का एक टुकड़ा रहा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आई, ये रहा इसका अभिलंब। ठीक है बेटा, जाना था वास्तविक मार्ग इसका ये था, लेकिन ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं झुकती है, हालांकि ये हल्का सा झुकती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। क्लियर। तो ये विरल से जब सघन में जाती है तो क्या होती है, किरण झुकती है। ठीक है, विरल सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। क्लियर है। तो इस केस में हम लोगों को एक चीज और पढ़नी थी, अगर माध्यम को उल्टा कर दें, ठीक है, यानी कि हमने ऊपर कुछ रख लिया, मान लेते ये कांच है या फिर जल है, जो भी आपको मानना है मान लो। कुल मिलाकर ऊपर वाला माध्यम है सघन और नीचे वाला माध्यम कैसा है बेटा, है तो ये विरल। ठीक है, आपको पता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन ये घटना भी तो होती है जब ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है ना। तो उसी तरीके से बेटा अगर यहाँ को एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, तो ये जो इधर जाना चाह रही थी ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। अच्छा, अगर इस आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। अगर इसी प्रकाश किरण को हम यहाँ से लेकर के आ जाएं गुजारे, है ना, इस जगह से, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसी जाएगी, है ना, है ना। अगर इसको हम थोड़ा और बढ़ा दें तो संभवतः ये इस तरीके जाए और सीधा इधर से निकल जाए, है ना। क्लियर है। तो आपतन कोण जो होता है ना, हमें आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़कर मिलता है। क्लियर है। तो बात समझ में आ रही है नहीं? अब आगे देखते हैं इसी को। ठीक है, वास्तविक मार्ग इसका ये था, है ना। इसमें देखो ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये रहा आपका आपतन कोण,
ये रहा आपका अपवर्तन कोण, ठीक। ये ऊपर वाला माध्यम बेटा है सघन और नीचे वाला जो माध्यम है ना वो है बेटा आपका विरल, ठीक। इधर देखो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जैसे ही पहले से बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान पहले बढ़ गया, है ना। इधर देखो आपतन कोण का मान हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, ये जो R है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो यही आपका जो कोण है, ये वाला जो आपतन कोण है ना, इसी कहते हैं बेटा क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण बेसिकली आपतन कोण का वह मान है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। आपतन क्रांतिक कोण क्या है आपका, तो क्रांतिक कोण जो है आपका किसी भी पदार्थ का क्रांतिक कोण वह मान है जिसमें आपतन कोण का मान हम इतना बढ़ाते हैं, ठीक है। किसी माध्यम में जो क्रांतिक कोण है बेसिकली यह आपतन कोण का वह मान है जो कि अपने अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर कर दे, उसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो क्रांतिक कोण कुछ नहीं है, क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका वो आपतन कोण है, ठीक है। ये आपतन कोण है, ठीक है, जिसके लिए जो ये आपका ये अपवर्तन कोण है ना बेटा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री के मान के बराबर हो जाए। क्रांतिक कोण को बेटा हम लोग C से कहते हैं। जब ऐसा I हो जाता है ना इसको फिर I नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं हम लोग, C कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है n बराबर क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। I का मान हमने क्या कर दिया बेटा, जस्ट बढ़ा के क्रांतिक कोण के बराबर कर दिया, तो R का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। जैसे ही यहाँ पर अच्छा ये 1 2 के माध्यम से चल रहा है, 1 2, ठीक है, 1 2, 1 and 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C बटा साइन 90 डिग्री। तो ऐसी के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज इक्वल टू साइन C आ जाएगा, है ना। क्योंकि भाई साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अभी तक टेबल याद नहीं किया तुम लोग, है ना, अभी तक टेबल याद नहीं हुआ है, याद करो उसको। 1 and 2 बराबर क्या होता है, साइन C, क्लियर। ये रहा आपका क्रांतिक कोण, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, इसी क्रांतिक कोण का मान हम और ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, किरण ऊपर की तरफ निकल, किरण ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। देखो जब हमने क्या किया, इसी क्रांतिक कोण का मान क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, क्लियर है। ये इस जगह पर क्या हो गया आपका, आपतित हुई। अब ये देखो ये मान आपका क्रांतिक कोण से ज्यादा, ये जो I है ना बेटा, ये वाला I आपका क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी नहीं, ये वापस क्या होगी, इसी माध्यम में लौट आएगी। यानी ये वाला जो R होगा ना बेटा, इस कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्लियर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो नीचे कौन सा माध्यम है, नीचे है बेटा विरल माध्यम, ऊपर कौन सा माध्यम है, ऊपर है सघन माध्यम, क्लियर। आपतन कोण का मान जैसे ही हमने बेटा क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाया तो जो अपवर्तित किरण है ना, जो किरण आपकी दूसरे माध्यम में जाके अपवर्तित होनी चाहिए थी वो दूसरे माध्यम में गई नहीं, जबकि क्या हुआ, वो पूरी की पूरी वापस उसी माध्यम में लौट आई। बिल्कुल यही चीज बेटा हम लोग देख रहे थे समतल दर्पण के केस में, है ना। समतल दर्पण में हम लोग यही चीज तो देख रहे थे, इधर से वापस चली गई, है ना। याद होगा अगर आपको समतल दर्पण, तो आप लोग को ध्यान होगा ये कोण I था, ये कोण R था, इस कंडीशन में कोण I बराबर R था, है ना। और ये आपका क्या था, ये आपका एक दर्पण था, और इस घटना को क्या नाम दे रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर देखो कोई दर्पण नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश किरण वापस आ रही, इस घटना को हम नाम देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये कौन सी घटना का कार्यक्रम है, ये है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान देना, इसमें जो कोण I होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिस कारण प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित नहीं होती है, क्या होती है, परावर्तित होती है, ठीक है।
परावर्तित हो जाती। परावर्तित मतलब टकरा के वापस आ जाना। और ध्यान देना, इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, आपकी बुक में ये दोनों टॉपिक शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, शायद आगे मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अभी तक तो नहीं शामिल किया गया लेंस तक। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैट्रिक्स, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि ये प्रकाश का परावर्तन था दर्पण द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि आपतित किरण आती थी और निर्गत किरण यानी जो परावर्तित होकर के जाती थी वो पूरी तरीके से परावर्तन नहीं था। कभी भी देखो आप शीशा जब चमकाते होगे छत पे बैठ के, अब सर्दी आ गई सब लोग चमकाओगे, है ना, उसमें देखोगे तो जो दूर से देखेगा उसकी आंखों में चमक मारेगा शीशा, है ना। रीजन क्या है? प्रकाश किरण तो इधर से आ रही है ना। प्रकाश, ये मान लेते शीशा प्रकाश किरण इधर से आ रही है और इधर से निकल गई। अब सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसको क्यों चमक मारे? क्योंकि हम तो परावर्तन कर उधर तो जा नहीं रहा है। तो इसका एक रीजन क्या होता है कि ये प्रकाश किरण को पूरी तरीके से दर्पण के द्वारा जो परावर्तन होता है प्रकाश को पूरी तरीके से अपवर्तित नहीं करता है। उसका कुछ अंश एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जो कि फैला देता है चारों तरफ। ठीक है, समझ आ रही बात? और इसमें जो होता है बेटा पूरी तरीके से परिवर्तित करता है। लगभग अगर इधर परावर्तन हो रहा है आपका 80%, ठीक है, तो इधर परावर्तन हो रहा है 99%। ठीक है, क्लियर है ना? कोई भी चीज 100% प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। ठीक है, मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है, क्योंकि भाई जो भी चीज है कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, है ना। चाहे जितना भी आप आओ, अब यहाँ से जो प्रकाश किरण होगी यहाँ वाला पर्सन को लगेगा कि यार यहाँ से प्रकाश किरण आई रही होगी, है ना, समझ में आ रही बात? या फिर यहाँ जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको लगेगा यहाँ भी से आ रही है। क्लियर? तो ध्यान देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगभग सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा सही तरीका होता है। अगर कोई प्रकाश हमको चाहिए तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा उस प्रकाश को लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होगे जो आज की डेट पे जितना आप नेट वाला केबल आ गई है ना, वो सब किसकी होती है? ऑप्टिकल फाइबर की होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाशिक तंतु की। तो प्रकाशिक तंतु के भीतर वो बेसिकली एक प्लास्टिक कैसा होगा, बाल जैसा। मेले में आपने देखा होगा कुछ ऐसा इस टाइप का लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल लगता है आपका, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कुछ जाता है, उसके बाद यहाँ बाल बाल ऐसे निकले होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, कभी लाल जलता है, कभी नीला जलता है, कभी हरा जलता है। तो यहाँ पर तो लाइट नहीं दिखता, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई जुगनू बैठा हुआ है। देखे हो? ये जो आप तार देख रहे हो ना, यही है आपका प्रकाशिक तंतु, इसी कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। क्लियर? समझ में आएगा? इसका उपयोग बेटा हम लोग कहाँ करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बेटा कोई भी अगर डेटा है, कोई भी अगर किरण है, कोई भी तरंग है, उसको बहुत दूर तक अगर भेजनी है बिना ज्यादा नुकसान के, तो हम इसका यूज करते हैं। आज की डेट में जो भी आप डेटा यूज करते हैं, डेटा केबल नहीं, डेटा, ठीक है, यानी इंटरनेट, उसमें इसी केबल का यूज करते हैं हम लोग, फाइबर ऑप्टिकल का, और उसमें इसी घटना का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, वो जो आप गर्मी के दिनों में रेगिस्तानी एरिया में देखते होगे कि ऊपर से कुछ लग रहा है आगे तालाब है, या आप देखते होगे कि यहाँ खजूर का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन जब आप उस जगह जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है। तो वो घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कहीं और पर है तालाब और पेड़ कहीं और है, वहां से प्रकाश किरण जा रही है ऊपर, और ऊपर पूरी तरह से परावर्तित होकर के नीचे जा रही है, जिस कारण आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है। गर्मी के दिनों में हाईवे पर जब सड़क पे तेज चलो तो दिखाई पड़ता है आगे यार पानी भरा हुआ है रोड पे। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो पानी अगल बगल में होता है कहीं पर, ठीक है, वो प्रकाश किरण ऊपर जाती है, टकरा के जब नीचे पड़ती है तो हमको लगता है कि यहाँ पर पानी है, या बादलों का प्रकाश जो है परावर्तित होकर के क्या होता है हमको सड़क पर दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो जितनी मृग मरीचिका है, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण ही होती है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हुई, कंफ्यूजन नहीं ना? पक्का? तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अब आपके पास एक काम यही बचता है कि इसके आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आप लोग अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा मानव नेत्र। अगला चैप्टर कौन सा है आपका? मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र हम लोग कल शुरू करेंगे। क्लियर है? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैथ में आप लोग कहाँ तक कर लिए? वही 3 चैप्टर प्रैक्टिस तो
किए होगे कि नहीं किए? किए। किए हो? तुम तो किए नहीं होगे। क्यों? प्रैक्टिस करो, नहीं तो बैठने के यहाँ कोई फायदा है नहीं तुम्हारा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा। और कल हम लोग मनोनीत तथा रंग बिरंगा संसार शुरू करेंगे। ये भी एक छोटा ही चैप्टर है, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा।